Namaste, Kia ora, and good day, friends. This is Yugal Parashar, editor of the Indian News. Friends, we have with us today someone who can be very inspirational for most of us. He has got a long story to tell about himself. His name is Avtar Tarkshil, and he is here in the Indian News studios today to talk to us about his story. Namaste ji, Avtar ji, and welcome to the Indian News. नमस्ते जी मेरे बोलो सारे हैं। थैंक यू। अवतार जी, आप हिंदी में बात करना पसंद करेंगे? हाँ जी ज़रूर। आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि अवतार तर्कशील जी कहाँ से हैं, न्यूजीलैंड में कब पहुँचे, और आपका यहाँ का जो इनिशियल जो आपका स्ट्रगल रहा या आपकी लाइफ की जर्नी रही यहाँ पे, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों के लिए बताएं ताकि वो जान पाएँ कि अवतार जी कौन है। हाँ जी, मेरा गांव खुर्दपुर है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब में। तो वहाँ एवरेज फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। तो मेरे बाप की मौत हो गई थी, मैं उस समय ओनली 2 years ओल्ड था। तो उसके बाद मैं हाई स्कूल ही पढ़ पाया, मैट्रिक क्लास ही पढ़ पाया। तो उसके बाद क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहता था तो मैंने काम अपना शुरू कर दिया था। तो शुरू में प्रिंटिंग प्रेस का काम किया, तो बाद में मैं 1989 में न्यूजीलैंड में आ गया था। आपकी न्यूजीलैंड की जर्नी है वो 1989 से शुरू हुई। हाँ जी। और आप न्यूजीलैंड आए थे तो आपके किस स्टेटस था आपके वीज़ा का? आप कौन से वीज़ा में न्यूजीलैंड पहुंचे थे? मैं विजिटर परमिट था जो 9 मंथ तक मुझे मिलता रहा। तो 9 मंथ के बाद मुझे विजिटर परमिट नहीं मिला, तो कोई भी कैटेगरी में मुझे रेजिडेंसी नहीं मिल सकती थी। तो बाद में फिर मैं ओवरस्टे हो गया। आपका ये ओवरस्टे का जो पीरियड है ये कितने टाइम का रहा? ये 10 साल जी ओवरस्टे में रहा। तो ओवरस्टे होते काम करिए। Did you say 10 years? हाँ जी। So from 1989 you were overstaying in New Zealand till 1999. Is that right? यस, दैट्स राइट, यस। और आप कैसे रह पाए इतने लंबे समय तक? थोड़ा ब्रीफली बता पाएँ आप? हाँ जी, वैसे तो लंबी स्टोरी है, लेकिन इमिग्रेशन हमारे पे जब भी रेड करती थी तो हम भाग जाते थे। तो ऐसे हमारे साथ काम पे भी होता था, तो घरों में भी होता था। बहुत बार हमें रेस्ट एरिया में सोना पड़ा, टेंट्स में रहना पड़ा। तो लेकिन उस समय क्या था कि इमिग्रेशन ने रिमूवल ऑर्डर देने थे। जब भी वो पकड़ती उस समय रिमूवल ऑर्डर देती थी, तो उसकी अपील लगती थी। तो हमारी कोशिश थी कि इमिग्रेशन हमें पकड़ ना पाए ताकि रिमूवल ऑर्डर ना दे पाए। तो उससे हमारी क्या You kept dodging the immigration just to not to receive that removal order. दैट्स राइट। सो भागने की वजह थी कि वो हमें रिमूवल ऑर्डर ना दे पाएँ। तो वो रिमूवल ऑर्डर करीब मुझे 97 में जाकर मिले। पर उसके बाद आप 99 तक कैसे रह पाए? 99 तक 97 में जब रिमूवल ऑर्डर मिले तो मैं इमिग्रेशन में केस लगाया उसका, रेजिडेंसी का, ह्यूमन राइट्स के अंडर, हाँ ह्यूमन कैटेगरी के अंडर। तो एक रिमूवल रिव्यू अथॉरिटी को अपील लगाई। तो उन दोनों का डिसीजन जो पहले एक का आता था, दूसरा बाद में आता। तो इस समय उसकी वजह से जो हमारा जो समा निकलता गया, तो 99 में इमिग्रेशन ने मुझे पकड़ा फिर बाद में। तो आपको पकड़ा माने आपको न्यूजीलैंड से भेज दिया, डिपोर्ट किया यहाँ से? हाँ जी, 99 में मुझे डिपोर्ट किया, और जब डिपोर्ट किया मेरे पे 5 year का बैन था कि मैं कंट्री में दोबारा नहीं आ सकता। आई रियलाइज आप 2000 में ही वापस आ गए थे कुछ समय बाद ही, तो फिर ये 5 साल के बैन होने के बावजूद आप कैसे आ पाए इतनी जल्दी वापस? हाँ जी, जो मैं जॉब करता था, मैं कैनपी मैनेजर की जॉब करता था न्यूजीलैंड में एक कीवी फ्रूट कंपनी में। वो कंपनी मैंने ऑकलैंड की लार्जेस्ट कंपनी बना दी थी। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो न्यूजीलैंडर को वो जॉब दें, तो इसलिए उन्होंने मुझे डिपोर्ट किया ताकि ओवरस्टे को एक वो परमानेंट नहीं करना चाहते थे, तो न्यूजीलैंडर को जॉब देना चाहते थे। तो जब मुझे डिपोर्ट कर दिया, इनको न्यूजीलैंडर सूटेबल कोई भी नहीं मिला कंपनी के लिए, तो इसलिए उनको मुझे 4 महीने के समय में ही वापस बुलाना पड़ा।
जो 3.5 मंथ्स तो हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, तो 15 दिन में मुझे दोबारा बुलाया गया। तो टोटल 4 मंथ्स लगे, तो मैं दोबारा आ गया। तो 5 ईयर का बैन मिनिस्टर ने कैंसिल कर दिया था। ये बैन जो था आपका वो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने हटाया? हाँ जी, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने वो बैन हटाया, और मैं पहला आदमी हूँ जो ऐसे आया, जो विदिन 4 मंथ्स डिपोर्टेशन के बाद आया हूँ। तो ना पहले कोई आया था, तो ना अभी बाद तक आया है कोई। तो ये मेरा ही केस ऐसे हुआ था। मुझे नहीं लगता कि 10 साल कोई ओवर स्टे का भी कोई केस इस कंट्री में रहा होगा, मेरी जानकारी में जहाँ तक है। हाँ जी, ओवर स्टे रहे लोग तो 10 साल के हैं, लेकिन उनको दोबारा रेजिडेंसी नहीं मिली ऐसे डिपोर्ट होने के बाद इतनी जल्दी। आप 2000 में वापस आए जब, उसके बाद की आपकी जर्नी कैसी रही, शुरुआती स्ट्रगल कैसा रहा, और आप आज जिस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं अपनी लाइफ में, कि आपने अपने आप को 35 इयर्स की एज में फाइनेंशियली अपने आप को रिटायर कर लिया, तो आप वो स्टेज पे कैसे पहुँच पाए, वो चमत्कार कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइए आप। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी कहानी मुझे। हाँ जी, वैसे तो मैंने इस समय दौरान बहुत सा काम किया था, ऑल डिफरेंट फार्म्स, लेकिन इसके साथ मैं कीवी फ्रूट के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। तो जब मैं दोबारा आ गया डिपोर्ट होने के समय, जब मैं ओवरस्टे था, तो उस समय मेरे पास 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, मैं ओवरस्टे होते हुए ख़रीदी थी। 2 बेडरूम यूनिट थे। तो उस समय बैंक्स लोन नहीं देती थी ओवरस्टे को, लेकिन एक बैंक ने मिस्टेक करके मुझे लोन दे दिया था। तो वो दो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास पहले थी ओवरस्टे होते हुए। तो जब मैं 2000 में वापस आया, तो मैं दोबारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी शुरू की। तो साथ साथ मैं कीवी फ्रूट का भी काम उस कंपनी में करता रहा जिसने मुझे बुलाया था। तो बाद में फिर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का पढ़ना शुरू किया। तो जब पढ़ना शुरू किया, तो उससे फिर और सफ़र आगे चलता रहा। जहाँ तक कीवी ऑर्चिड इंडस्ट्री का सवाल है, आप मुझे पता चला है कि आप वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ थे इस इंडस्ट्री में उस वक्त। हाँ जी, जब मुझे डिपोर्ट किया उस समय मुझे 99 में 80,000 के करीब सैलरी मिलती थी। तो उस समय के हिसाब से डिग्री होल्डर से बहुत ज़्यादा थी। डिग्री होल्डर्स कीवी फ्रूट इंडस्ट्री में उस समय 45,000 लेते थे। तो मैं हाई स्कूल पढ़ा हुआ 80,000 लेता था। तो एवरी 3 ईयर मुझे नई गाड़ी मिलती थी। तो जब मैंने वो काम छोड़ा 2005 में, उस समय 125,000 सैलरी थी। तो एवरी 3 ईयर नई गाड़ी मिलती थी। तो वो उस समय भी वो हाईएस्ट सैलरी थी बाकी प्रोफेशन से। तो वो आपकी कौन सी स्किल्स थी विच मेड यू सो स्पेशल, सो डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज पर्सन इन द इंडस्ट्री, और आप इतनी अच्छी सैलरी ड्रॉ कर पाए? वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी आपके अंदर जिसकी वजह से वो लोग आपको कुछ भी देने को, पैसा देने के लिए तैयार रहते थे? जब मैं न्यूजीलैंड में आया था, तो कीवी फ्रूट की जो प्रोडक्शन होती थी वो 3000 ट्रे पर हेक्टेयर होती थी। तो जो 4000 ट्रे पर हेक्टेयर ग्रो करता था, तो उसको बहुत अच्छा ग्रोअर माना जाता था। तो हम जीएस की अपनी सर्च के बाद जो वो कंपनी थी, गोरों की कंपनी थी जिसमें मैं मैनेजर था, वो प्रोडक्शन हम 14,000 ट्रे पर हेक्टेयर पे ले गए थे। फ्रॉम 3000 to 14,000? यस, 3 और 4,000 से 14,000 पर हेक्टेयर। So you grow, for the employee you were working for, you basically grew their business, you grew their profits, and that's how you made yourself entitled for the salary you were drawing. ये आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो 14,000 ट्रे, और देखने की बात है कि वैरायटी भी वही थी, लैंड भी वही थी, सब कुछ सेम था, लेकिन हमने उसकी जो मैनेजमेंट की, उसके काम करने का जो तरीका बदला, उससे वो प्रोडक्शन अप हुई। As of now, if we talk today to you, what is your status? मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि 35 एज में आप फाइनेंशियली रिटायर हो गए, उसके पीछे क्या कहानी है, वो थोड़ा सा आप बताएं। हाँ जी, 2005 में जब मैंने काम कीवी फ्रूट का उस कंपनी में छोड़ा, तो उस समय मेरे पास 14 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। तो अभी मेरे पास 70 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो viewers, are you listening? He has got 70 property in today's date. हाँ जी, 70 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। Which is worth around 36 मिलियन। 36 million. हाँ जी।
तो 36 मिलियन के करीब है। तो इसके साथ हम डेवलपमेंट भी करते हैं। तो एक मेरी कंपनी प्रॉपर्टी लेकर बेचती भी रही है। तो उसमें क्या है कि जो टूटे हुए घर हैं वो ख़रीद कर रेनोवेट करके उसकी वैल्यू ऐड करके, तो जब बेचते थे उस समय भी वैल्यूएशन से नीचे बेचते थे ताकि ख़रीदने वाले को भी सस्ता पड़े वो। तो इसका सेल भी बहुत जल्दी से हो जाए। उसका सेल तो ड्यूरिंग रेनोवेशन ही हो जाता था। तो उसकी कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब हम रेनोवेट करते हैं उसको 4-5 वीक लगते थे, तो 4-5 वीक में ही वो सेल हो जाती थी। अवतार जी, मैं अभी तक सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं उनको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपने आके शुरुआत में जो स्ट्रगल की अपनी स्टोरी बताई है, और आपने बताया कि यहाँ पे आप 5-6 महीने टेंट के अंदर भी रहे जब आप एज ए ओवर स्टेयर थे इस कंट्री में। और टेंट में यहाँ पे जैसे कि मौसम के हिसाब से होता था, अगर कभी फ्लडिंग हो जाता था, कुछ हो जाता था, तो आप टेंट से निकल के जाके पूरी रात जगह रहते थे या वहाँ से कोई दूसरी जगह जाते थे। से लेके आज आपका 36 मिलियन का आपका रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है। हाउ कुड यू डू ऑल दिस? मैं सोचता हूँ कि गिव अप करने की मेरी जो आदत है वो नहीं थी। तो मैं ऑल द टाइम सॉल्यूशन प्रॉब्लम का ढूंढता था। तो मैं मानता था कि अगर मेरा फेलियर किसी चीज़ में है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने उसको ठीक करना है। तो उससे क्या था कि सॉल्यूशन मिल जाते थे। कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं सॉल्यूशन ढूंढता था। तो जैसे हमारे कल्चर में कई बार कहते हैं हमारी किस्मत बुरी है या ऐसे पहले लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं कभी भी सोचा। मैं सोचता हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने सॉल्व करनी है। तो उस लॉजिक के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व होती जाती थी अपने आप। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। अवतार जी, मुझे जानकारी मिली है कि आप काफ़ी सारी चैरिटीज़ भी करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में भी, और अपने पंजाब इंडिया में जहाँ से आप आए उस जगह भी। थोड़ा सा आप अपनी इस कम्युनिटी वर्क के बारे में बताएंगे? हाँ जी, न्यूजीलैंड में शहीद भगत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। लेकिन मैं बहुत सा चैरिटी काम अपने तौर पे भी करता हूँ। जो जहाँ लाइब्रेरी है मेरे घर से चलती है, जो पंजाबी बुक्स हैं वो पूरे कंट्री में पढ़ने के लिए जाती हैं, तो उसका फ़ोन नंबर 0800 मानवता है। तो उस पे लोग फ़ोन कर देते हैं, तो उनको हम बाई पोस्ट वो बुक्स भेज देते हैं, तो वो दोबारा भेज देते हैं। तो घर से भी ले जाते हैं, घर पे पढ़ भी लेते हैं। तो पंजाब की बहुत सी लाइब्रेरी हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। तो बहुत से लोग पंजाब में हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी घर में चलाना चाहते हैं, तो उनके पास कई बार बुक्स नहीं होती, तो उनको भी जितनी हेल्प हो सके तो मैं अपनी तरफ से करता हूँ। जो पंजाब के स्कूल हैं उन स्कूलों में भी जब लॉकडाउन हुआ था तो जो गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे तो उनको घर पे ही वो स्टेशनरी दी गई ताकि वो अपने घरों से ही वो पढ़ सकें। तो ऐसा काम वहाँ बहुत देर से चल रहा है। न्यूजीलैंड में तो लास्ट 30 ईयर्स से चल रहा है। तो जब ये काम शुरू किया गया था न्यूजीलैंड में, उस समय मेरे पास जो पोस्ट करने के लिफाफा होता है वो भी नहीं, उसके पैसे नहीं थे। $50 की टिकट का पैसा नहीं था। तो न्यूजीलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें हेल्प करती थी, लेकिन फिर 2 साल के बाद पूरा खर्चा मैंने आप करना शुरू कर दिया। अवतार जी, आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली द न्यू इमिग्रेंट्स, नॉट ओनली फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो जब नए आते हैं तो वो दे एंड अप इन द सेम सिचुएशन जैसे कि आपके साथ हुई थी। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप ऐसी सीख देना चाहेंगे कि वो आपकी सीख को फॉलो करें और अपनी जो तकलीफ, परेशानी है, स्ट्रगल है, उसको थोड़ा सा कम कर पाएँ और सक्सेसफुल भी रहें साथ के साथ अपने एंडेवर्स में? हाँ जी, एक तो किसी भी काम को घटिया काम नहीं समझो, छोटा काम नहीं समझो। जैसे मैंने सभी काम किए हैं, मैंने लोन मोइंग का काम किया है, मैंने गाड़ियाँ की रिपेयर की है, गाड़ियाँ बेची हैं, बच्चों के खिलौने बेचे हैं, इंडियंस फैशन किया है। तो ये सारा काम है, देखने को छोटा लगता है लेकिन प्रॉफिट इसमें उतना ही बड़ा है। तो उसको करने का ढंग बदलना है, तरीका बदलना है।
तो उससे क्या है कि आप एक काम आपका नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा चलेगा, कई बार तीनों के तीनों ही चल जाएंगे। मतलब मेहनत करने में कसर नहीं छोड़नी है, कोई भी काम मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल, सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। न्यूजीलैंड में बहुत से काम है जो 5-10 हज़ार डॉलर से शुरू हो जाते हैं। मैंने तो वैसे $100 से भी शुरू किए हैं। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो $200 से लेकर न्यूजीलैंड में आया था। तो हमारी कोई ज़मीन जायदाद नहीं है बड़ी एरिया में, तो ना मैं कहीं से पैसा लेकर आया हूँ, तो ना मैं किसी से मांगा है। तो मैं बैंक से फाइनेंस करता हूँ, तो उसी से काम चलाता हूँ। So friend, this is Avtar Tarkshil for you, who started a journey in New Zealand in 1989 from $200 and is today sitting with 70 residential properties, which is worth around 36 million. It's such a commendable, such an inspirational story. Thank you so much, Mr. Avtar, and thank you very much for enlightening our viewers and our readers. We hope to see you in future very soon. Thank you so much for your time. Thank you very much.